So last class we have seen about what is current, और एक बहुत अहम स्टेटमेंट लास्ट में दिया था, वो ये है कि जब भी क्लास में कुछ चीज़ें पढ़ाया जाता है, हम में से जो लोग अटेंटिव होते हैं उनको क्लास में समझ में आ जाता है। हम जब क्वेश्चन देते हैं आप कर भी लेते हो और आप सोचते हो कि हो गया हमारा काम। आपके अंदर एक बहुत बड़ा सा खामी छुपा हुआ है, उसको नज़रअंदाज मत करना। वो ये है कि समय के साथ आप चीज़ों को भूलते हो। सो व्हेन यू आर मेकिंग ए प्लान ऑफ योर फ्यूचर एंड स्टडी, तो आपको ये चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि मैं भूल सकता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या तैयारी रखना पड़ेगा। लास्ट क्लास जो लोग बढ़िया से आंसर दे रहे थे, आज की क्लास में वो भूल चुके हैं। तो आपकी प्लान में खुद पे ज़्यादा भरोसा मत करना। अभी मुझे ये चीज़ आता है, 100 क्वेश्चन दोगे तो 100 आउट ऑफ 100 ले आएंगे, लेकिन कुछ भरोसा नहीं है 2 महीने के बाद सेम 100 क्वेश्चन को क्या हम कर पाएंगे। हम भूलते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखना और आगे बढ़ना। एंड यू हैव टू डू नेसेसरी थिंग्स। अब नहीं भूलने का क्या तरीका है? देयर इज ए साइंस कॉल्ड साइकोलॉजी, जो कि आर्ट्स में पढ़ाया जाता है। उसमें पढ़ाया जाता है कि अगर कोई चीज़ को आपको याद रखना है तो क्या करना है। फर्स्ट एक बार पूरा याद रख लिए, पढ़ लिए, समझ गए, 7 डेज के बाद एक बार रिवीजन करो। आफ्टर 7 डेज एक रिवीजन करो। आई डोंट नो हु इज दैट साइंटिस्ट जिनका नाम पे है। तो 7 डेज के बाद उसको रिवीजन करो, मतलब एक बार उलट के पढ़ लो। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आधा घंटा 1 घंटे में हो जाएगा। फिर 15 दिन के बाद एक बार पढ़ लो, फिर 1 महीने के बाद एक बार पढ़ लो, फिर 6 महीने के बाद एक बार पढ़ लो। फिर देखोगे आप जिंदगी भर नहीं भूले। दिस जरूर, जो लोग साइकोलॉजी पढ़ते होंगे, आर्ट्स में कोई होंगे साइकोलॉजी में ऑनर्स करते होंगे, तो देखो साइकोलॉजी ऑनर्स में ये चीज़ लिखा हुआ है, सम प्रिंसिपल ऑफ रिमेम्बरिंग। ठीक है। एनीवे, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट रेजिस्टेंस। नाम से ही पता चल रहा है कि इट इज सम सॉर्ट ऑफ अपोजिशन। मैं कुछ करना चाहता हूँ, आप मुझे रोक रहे हो, तो यू आर रेजिस्टिंग मी, है ना। तो यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, और आप देखेंगे अब हम इस सीक्वेंस में पढ़ने वाले हैं। पहले हम करंट पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे रेजिस्टेंस, देन पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, देन पढ़ेंगे ओम्स लॉ, ऐसे करके इस सीरीज से चलेगा आगे। बट दीज आर ऑल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर क्लास 10 सब्जेक्ट। सो देयर इज रेयर चांस दैट इन योर बोर्ड यू विल गेट डायरेक्ट क्वेश्चंस ऑन दिस थिंग्स, बट सम बोर्ड्स में आ जाता है कभी कभार, बट देन रेयर चांस है। क्लास 11 में, सॉरी क्लास 10 में जो पढ़े उसके रिलेटेड चीज़ों पे कम क्वेश्चन आता है। मान लो कि करंट नेटवर्क से कोई क्वेश्चन आएगा, तो आप देखोगे करंट नेटवर्क चैप्टर में कुछ चीज़ें हैं जो आप क्लास 10 में पढ़ चुके हो, उसमें से कोई क्वेश्चन आने का चांस 20% है। जो क्लास 10 में नहीं पढ़े उसमें से क्वेश्चन आने का चांस 80% है। तो इसलिए ये सब चैप्टर जो आप जानते हो उसको लेके जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाएंगे, है ना। ठीक, क्या है रेजिस्टेंस? कोई नहीं पूछेगा कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रेजिस्टेंस। हम अपने लिए लिख रहे हैं ताकि आप पढ़ोगे, इसको याद करोगे, समझोगे। क्या है? इट इज opposition to flow of current through किसी एक के मीडियम, किसी एक मटेरियल के अंदर से जब करंट फ्लो करना चाहता है, the type of opposition you get is called resistance through a medium. आप माइनर क्लासेस में पढ़े होंगे ऑन व्हाट फैक्टर्स द रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल डिपेंड्स। हम लोग वो सारा चीज़ को समझेंगे, लेकिन लिखेंगे थोड़ा सा, क्योंकि नहीं तो कॉपी बल्कि हो जाता है, हमें दिक्कत हो जाता है। मान लो कि कोई सॉलिड कंडक्टर है, कोई वायर है, उसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है। करंट फ्लो कर रहा है मतलब कैसे फ्लो करता है? पॉजिटिव चार्जेस फ्लो और नेगेटिव चार्जेस फ्लो। क्या फ्लो करता है? नेगेटिव चार्जेस फ्लो करते हैं। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज क्या है? पॉजिटिव चार्ज इज ए कंप्लीट एटम, जिसमें से 1-2 इलेक्ट्रॉन निकल गया है, वो एटम तो मूव नहीं कर सकता, इलेक्ट्रॉन्स ओनली फ्लो। और इलेक्ट्रॉन जिधर को फ्लो करते हैं हम कहते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑपोजिट टू फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उल्टी डायरेक्शन में करंट जा रही है। ये सब चीजें लास्ट क्लास हो चुका है। नाउ सपोजिंग आई से हियर इज ए वायर। अब इस वायर के अंदर से थोड़ा मोटा कर देते हैं। इस वायर के अंदर से मैं इलेक्ट्रॉन को पास करवाना चाहता हूं, बट दिस वायर इज जस्ट नॉट ए पाइप, इट इज फुल ऑफ एटम्स। इसके अंदर ढेर सारे एटम्स ऐसे पड़े हुए हैं।
है ना। एटम जो दिखा रहे हैं हम वो क्या है, दीज आर द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, क्योंकि न्यूक्लियस तो काफी छोटा है। तो बाहर का इलेक्ट्रॉन जब जाएगा वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएगा, फिर दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, रैंडमली टकराते हुए, डिफरेंट डिफरेंट पाथ फॉलो करते हुए, ऐसे करते हुए वो ऐसे निकल के बाहर आएगा, इट विल बी कमिंग आउट लाइक दिस। तो हम क्या देखें, द इलेक्ट्रॉन इज, हाँ, इलेक्ट्रॉन इज कमिंग आउट एट द अदर एंड। कैसे रास्ते में गया वो, जिगजैग 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 पाथ होके गया। अब सोचो, आपको एक जगह से दूसरी जगह जोड़ के जाना है और रास्ते में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं, आप उनको टकराते हुए जाओगे। जब टकराते हुए जाओगे तो ऑब्वियसली गेट सम रेजिस्टेंस। अगर वो सब ऑब्स्टेकल्स नहीं होते बहुत आसानी से दौड़ लेते। मतलब आपको जो अपोजिशन मिल रहा है भागने में, दैट इज बिकॉज ऑफ मेनी थिंग्स आर कमिंग इन योर वे। थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में कहेंगे तो जो अपोजिशन मिलेगा वो दो पार्ट में है। एक पार्ट क्या हुआ, द नंबर ऑफ कोलिजन्स मेट बाय द एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू द मटेरियल। जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन जब किसी एक मटेरियल के अंदर से जा रहा है, कितनी बार टकराव हो रहा है, उसको एक किस्म का अपोजिशन है। वो नहीं होता, खुला होता तो आराम से भाग जाता। तो पहला हुआ कि n क्या है, जो अपोजिशन है, वो अपोजिशन है क्या है, इट इज नंबर ऑफ कोलिजन्स मेट बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अच्छा, ये जो नंबर ऑफ कोलिजन है, कितने कोलिजन हो रहा है, ये एक अपोजिशन का कारण बना। कितने कोलिजन होगा वो किस किस चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। सोचो कि एक छोटा वायर है, तो ये इलेक्ट्रॉन जब घुस के इधर से निकलेगा, ज्यादा अपोजिशन मिलेगा। कि लंबा वायर है तो ज्यादा अपोजिशन मिलेगा। एक छोटे वायर में इधर से घुसा इधर से निकला, ज्यादा अपोजिशन मिलेगा। एक लंबा वायर है, इधर से घुसा उधर से निकला तो ज्यादा अपोजिशन मिलेगा। क्या लग रहा है आपको, लंबे वाले में ज्यादा मिलेगा। मतलब द नंबर ऑफ कोलिजन्स मेड बाय द एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। मोर इज द लेंथ, मोर इज द क्रॉस सेक्शनल, मोर इज द रेजिस्टेंस ऑफ, मोर इज द कोलिजन। नॉट ओनली दैट, सोचो कि कोई एक थीन वायर है और कोई एक थिक वायर है। थिक वायर में ये हो गया मान लो 2 एटम, और मान लो कि थीन वायर में बता रहे हैं हाइपोथेटिकली 1 एटम। और एटम की चारों तरफ का स्पेस इज एन एम्प्टी स्पेस। इधर ये एम्प्टी स्पेस, अब यहाँ पर ये एम्प्टी स्पेस। अब जब बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन को फेंकेंगे, कौन सा केस में वो आसानी से पार हो जाएगा, व्हेन इट इज ए थिक वायर और ए थीन वायर। जितना थिक होगा उतने ज्यादा एम्प्टी स्पेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मान लो और इतना मोटा वायर है, here is another atom, so you see more empty space and it is easily passing through। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है। मतलब जितने ज्यादा एटम्स होंगे, जितनी ज्यादा थिकनेस होगा, उतनी कम अपोजिशन मिलेगा, किधर से ना किधर से भागेगा। सोचो और एक तरीके से समझाते हैं। सपोज आपकी वॉल में इतना बड़ा एक ठो होल है, दूसरे केस में एक ग्रिल लगा है और उसमें इसी शेप का ढेर सारे होल ऐसे लगे हुए हैं। अब अगर आप बहुत सारे गोली फायर करोगे बहुत सारे बुलेट्स फायर करोगे, तो कौन से केस में ज्यादा गोली पार हो जाएगा, पहला वाला केस में कि दूसरे वाले केस में। जहां पर ग्रिल ऐसा वाला लगा है कि जिसमें वॉल में एक होल है, जिसमें ग्रिल है उसमें बहुत सारा एम्प्टी स्पेस चॉइस मिला उसको पार होने के लिए, तो आसानी से पार हो जाएगा। मतलब जितना ओपनिंग एरिया मिलेगा उतना आसानी से वो भागेगा। थोड़ा और समझदारी लगाओ समझने के लिए कि सपोज कोई एक थीन पाइप है और एक कोई थिक पाइप है, मोटा पाइप पतला पाइप। पतले पाइप में कोई एक बॉल को ऐसे फेंका, बॉल गया, टकराया 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 और निकल गया। मोटे में फेंका तो बॉल टकराया टकराया और निकल गया। किसमें ज्यादा कोलिजन हुआ, पतले पाइप में कि मोटे पाइप में? फास्ट वाले। हाँ, फास्ट वाले में ज्यादा कोलिजन हुआ। तो एक चीज समझ में आ रहा है कि लेसर इज द एरिया, मोर इज द नंबर ऑफ कोलिजन्स। जितना कम एरिया होगा उतने ज्यादा नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगे, जितना कम एरिया होगा उतने ज्यादा नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगे। तो उस चीज को मैथमेटिकली क्या कहोगे, नंबर ऑफ कोलिजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया।
एरिया बढ़ा तो कोलिजन घटा, एरिया घटा तो कोलिजन बढ़ा, है कि नहीं? तो आप क्या कहोगे? n is directly proportional to the cross sectional area और inversely proportional to the cross sectional area? Inversely proportional to। तो ये आ गया टर्म जिसको आप लोग क्लास 10 में पढ़ते थे। You find the number of collisions made by the external electron passing through this material is directly dependent on the length and inversely on the cross sectional area। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि जब एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर के घुस के इधर से निकल रहा है, उसको जो अपोजिशन मिल रहा है फ्लो करने में, वो दो रीजन से। पहला रीजन क्या है? खुला नहीं है, उसको टकराते हुए जाना है, जितने ज्यादा टकराव उतनी ज्यादा अपोजिशन। ये हुआ वन पार्ट, दैट इज नंबर ऑफ कोलिजन्स। व्हाट इज द अदर पार्ट? सेकेंड रीजन क्या है? जो अपोजिशन मिलता है उसका सेकेंड रीजन क्या है? ठीक है, कोई आपको डिटेल्स में सब नहीं पूछेगा। एज इट इज आर इंटीग्रेटेड कोर्स, आपको असोसिएशन रीजनिंग क्वेश्चन देने पड़ेंगे, इसलिए मैं चीजें बता रहा हूं। दूसरा अपोजिशन क्या है? सोचो कि ये कोई एक एटम है और ये उसका न्यूक्लियस है, ये उसका इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन अपनी न्यूक्लियस के साथ बंधा हुआ है। ये बाइंडिंग फोर्स स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है। इन केस ऑफ मेटल्स, इन केस ऑफ कंडक्टर्स, यू नो, दीज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी वीकली बाउंड टू द न्यूक्लियस। That all depends upon the electronic configuration and atomic structure। यहाँ पर कितना चार्ज है, यहाँ पर कितना चार्ज है, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर कितना चार्ज है, डिपेंड्स अपॉन द एटॉमिक नंबर। तो दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कितना फोर्स है। अगर ये फोर्स काफी वीक है, मैं यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन को फेंका, हो जाएगा, टकराएगा, इसको भगा देगा, खुद निकल जाएगा, है कि नहीं? धक्का देगा, ये फेंका जाएगा, ये रुक जाएगा। आप पढ़े होंगे, आपका कोलिजन में हम पढ़े थे फॉर इलास्टिक कोलिजन्स। अगर कोई एक मास इलास्टिक हेड ऑन स्ट्राइक करता है दूसरे को, तो इसका वेलोसिटी ये ले लेता है, इसका वेलोसिटी ये ले लेता है, ये रुक जाएगा, ये भाग जाएगा, फिर ये मारेगा इसको तो ये रुक जाएगा, ये भागेगा। फॉर इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन द वेलोसिटीज आर इंटरचेंज प्रोवाइडेड इट इज हेड ऑन कोलिजन। कोई जरूरी नहीं कि इसको हेड ऑन मारेगा, हो सकता है ओब्लिकली मारेगा। ओब्लिक मारने से भी ये वीक फोर्स होने के कारण ये इसको छोड़ के निकल जाएगा, समझ में आसानी से निकल जाएगा, ऑपोजिशन विल बी लेस। बट सपोज ये जो बाइंडिंग फोर्स है, ये न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में जो बाइंडिंग फोर्स है, सपोज बेटा ये फोर्स काफी स्ट्रॉन्ग है, बहुत तगड़ा ये पकड़ के रखा है। अभी इसको धक्का मारेगा तो इसको निकाल भी नहीं पाएगा। वो क्या गाना गाएगा? जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। ये तो खुद अपनी जगह बंधा हुआ, ये टकरा के खुद भाग जाएगा। इट कैन नॉट पास थ्रू, इट कैन नॉट गो, इट विल नॉट अलाउ द इलेक्ट्रॉन टू गो, क्योंकि ये सब बंधे हुए इतने जोर से। जस्ट सोचो दूसरे तरीके से, पहला वाला एग्जांपल लेते हैं। आप एक जगह से भाग के दूसरी जगह जाना चाहते हो, रास्ते में बहुत सारे खाली कार्टून्स पड़े हुए हैं, एम्प्टी कार्टून्स, जो कि हल्के फुल्के हैं। आप भाग के जाते हो, धक्का मुक्का मार के उनको फेंकते हुए आगे निकल जाते हो, फिर भी जितना ज्यादा टकराते हो उतने ज्यादा अपोजिशन है। दूसरी केस में फिर से कार्टून पड़े हुए हैं, लेकिन हर कार्टून में हेवी चीजें भरे हुए हैं। आप दौड़ के जाओगे, टकराव तो उतना ही होगा, बट नाउ दे बीइंग हेवी दे स्ट्रांगली अपोज योर मोशन। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? जब ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के साथ लाइटली बाउंड थे, द resistance was mostly due to the number of collisions, but when they are tightly bound to the nucleus, ये तो है, साथ साथ ये भी आ गया, मतलब जो जोर से बंधा हुआ है, इसको टकराया, जा नहीं पाया आगे, या फिर स्लो हो गया। बात समझ में आया? So that property of the material, कौन डिसाइड किया ये आगे जाएगा ही नहीं? ये बाइंडिंग फोर्स। बाइंडिंग फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द मटेरियल। As a whole, you call it the nature of the material. So nature of the material also gives or contributes to the resistance to flow of electrons. That nature of material which contributes to the flow of electrons to the material is called resistivity or specific resistance. क्या बात समझ में आया? नाम तो सुने होंगे, है ना? तो ये सारा चीज जानने के बाद हमें एक चीज समझ में आया कि रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है। एक तो डिपेंड करता है द लेंथ ऑफ आर्क टू द पाथ ऑफ करंट एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड नेचर ऑफ द मटेरियल। कौन सा नेचर? नेचर कौन सा नेचर? रेजिस्टिविटी, दैट इज व्हाट यू कॉल एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल।
समझ में आया क्या? ये सारा चीज आपको कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि आप लोग, वो लोग सोचते हैं कि ये लोगों को मालूम है, तुम लोगों को मालूम नहीं है। लेकिन उनको कहाँ मालूम है कि तुम लोगों को मालूम नहीं है, इसलिए पूछते नहीं है, सोचते हैं कि लोग जानते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल of a wire is given by R is equal to rho L by A। L क्या हो गया? लेंथ ऑफ पाथ ऑफ करेंट, कौन से रास्ते में करंट जा रहा है। A क्या हो गया? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर, और यहां पर रो क्या है? रेजिस्टिविटी। ठीक है, और यूनिट क्या होता है? ओम। समझ में आया? माइनर क्लासेस में पढ़े होगे, रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल डिपेंड्स अपॉन लेंथ, एरिया, नेचर एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करता है उधर नहीं बताया गया था, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो खैर, अभी फिजिकली हमें पता चला कि R इज इक्वल टू रो L बाई A, है ना। टेम्परेचर को भी डिपेंड करता है, डिपेंडेंसी रिलेशन दिखाएंगे, पर पहले ये याद रख लो। पॉइंट नंबर 3, रो क्या है? इट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। यूनिट क्या होगा? आप जानते हो कि रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। क्या बात समझ में आ रहा है? रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल किसके ऊपर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर। ये आर है ओम, एरिया है मीटर स्क्वायर, लेंथ है मीटर, मारपीट करो तो क्या बच गया? ओम मीटर। यूनिट हो गया ओम मीटर। अगर हमारे पास कोई एक मटेरियल का एक क्यूब है जिसका लेंथ है 1 मीटर, we have got a cube of side length 1 मीटर। और कोई पूछा कि बताओ व्हाट इज द रेजिस्टेंस अक्रॉस टू अपोजिट फेसेस। चलो मैं आपको दो अपोजिट फेसेस का दिखाता हूं। एक हुआ ये वाला, ये सोचो मैं आपको दो अपोजिट फेस दिखाता हूं। एक अपोजिट फेस हुआ ये वाला, एक फेस हुआ ये वाला, दूसरा फेस हुआ ये वाला। ये दोनों फेस में मैं आपको रेजिस्टेंस निकालने के लिए कहूंगा व्हाट इज द रेजिस्टेंस अक्रॉस दिस टू एंड्स। समझ में आया? तो मुझे क्या करना है, ये एंड और ये वाला एंड जो है इसके बीच में मुझे निकालना है व्हाट इज द रेजिस्टेंस। तो अगर हम निकालेंगे ए और बी में क्या रेजिस्टेंस है, फॉर ए यूनिट क्यूब ऑफ मटेरियल। सीएचएसई वालों को ध्यान में रखते हुए ये चीज बता रहा हूं, सीबीएसई वालों का कहीं कभी नहीं पूछा गया, सीएचएसई वालों का पूछा जाता है। फॉर ए यूनिट क्यूब ऑफ ए मटेरियल, ये कोई एक क्यूब है जिसका साइड लेंथ 1 मीटर है। व्हाट इज आर ए बी? आर ए बी हो गया ये एंड और ये एंड में रेजिस्टेंस। फॉर्मूला कहता है कि रो एल बाई ए। एल क्या है? लेंथ। यहां से यहां तक जाने के लिए करंट को कितना दूर जाना पड़ेगा। अगर ये यूनिट क्यूब है, साइड लेंथ 1 मीटर है, तो आप कहोगे रो इंटू 1। एरिया क्या है? एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया किसको कहेंगे? जो करंट को परपेंडिकुलर करके, जैसे ये वायर था,
करंट ऐसे जा रहा था तो एरिया कौन था, ये था। अब करंट यहां से घुस रहा है, इधर से निकल रहा है, एरिया कौन होगा, ये होगा। व्हाट इज दिस एरिया, 1 into 1, so you find it is coming out to be same as rho, it is same as rho। तो रेजिस्टिविटी को फिजिकली दूसरे तरीके से डिफाइन करते हैं, ये तो नेचर ऑफ मटेरियल है। हम कहेंगे रो क्या है, रो इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस अक्रॉस the two opposite ends of two opposite faces, लिखेंगे two opposite faces of a unit cube of material। क्या बात समझ में आया? रो इज गिवन बाय, और रो इज गिवन बाय ऐसे लिखो, इज इक्वल टू लिखो या इज गिवन बाय ऐसे भी लिखो, जैसे आपकी मर्जी। इज गिवन बाय, रो मतलब रेजिस्टिविटी, इज गिवन बाय द रेजिस्टेंस अक्रॉस the two opposite faces of a unit cube of material। किसी कॉपर का चाहिए रेजिस्टिविटी, आप कॉपर का एक क्यूब ले लो, उसका दो अपोजिट फेसेस में रेजिस्टेंस निकाल दो, जो रेजिस्टेंस निकलेगा दैट इज व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। कहने के लिए कहते हैं, ये डेफिनेशन किसी काम का है नहीं, पर क्वेश्चन में आता है तो मैं बता दिया, ठीक है। क्या आप लोग सब बढ़िया से समझ रहे हो? ठीक है। Resistance is a dimensional phenomena। मतलब कोई पूछेगा कि बताओ भैया, ये हमारे पास कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है, एक ब्रिक रखा हुआ है, ईंट है, ऐसा किसी एक मटेरियल का एक ईंट रखा गया है, और बताओ इसका रेजिस्टेंस क्या है। तो आपको पूछना चाहिए कि बताओ भैया पहले कौन सा एंड में आप रेजिस्टेंस चाहते हो, यू वांट टू फाइंड द रेजिस्टेंस अक्रॉस व्हिच टू एंड्स, क्योंकि जब तक कौन से डायरेक्शन में आप करंट फ्लो करवाना चाहते हो मालूम नहीं है, यू कैन नॉट फाइंड रेजिस्टेंस। यू कैन फाइंड रेजिस्टेंस अबाउट द अपर एंड, लोअर एंड, ये एंड, आगे वाला पीछे वाला, कौन सा दोनों एंड में, ये बताना जरूरी है जब हम रेजिस्टेंस निकालेंगे। सपोजिंग हम कहेंगे ये जो मटेरियल है इसका साइड लेंथ दिया गया है, ये लेंथ है A, ये छोटा वाला B, ये है C, ठीक है। तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, L1 L2 L3 लेते हैं, ये L1, ये वाला L2, ये वाला L3, और नाम दे देते हैं सारे एंड को A B C D E F G H। देख लो, कोई पूछेगा कि अगर हम रेजिस्टेंस निकालेंगे बिटवीन ABCD एंड EFGH, मतलब ये दोनों एंड में कोई पूछेगा रेजिस्टेंस क्या है, क्या है रेजिस्टेंस, ये एंड और ये एंड में फॉर्मूला लगाएंगे रो L बाई A। L मतलब करंट अगर यहां से घुसेगा, यहां से निकलेगा, ये ABCD है, ये EFGH है, यहां से घुसेगा, यहां से निकलेगा, कितना दूर जाना पड़ेगा, L1। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, करंट ऐसे जा रहा है, उसको परपेंडिकुलर करके कौन सा एरिया, ये वाला एरिया। ये एरिया कितना है, L2 into L3, so you say the resistance is L2 L3। क्या बात समझ में आ रहा है? तो कोई आपको एक ब्लॉक दे देगा और पूछेगा बताओ उसका रेजिस्टेंस क्या है, ये तो बेवकूफी वाली बात हुआ। सपोज आपको ये डिब्बा दिया गया कोई मटेरियल का, बताओ रेजिस्टेंस क्या है, आप बोलोगे ये दोनों एंड में एक रेजिस्टेंस होगा, ये में दूसरा होगा, आगे पीछे में तीसरा होगा। इससे डायमेंशनल फिनोमेना, कौन सी डायमेंशन पे आप निकाल रहे हो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? अगर ये समझ में आया तो बताओ मुझे बिटवीन, आई एम गिविंग यू वन मोर वैल्यू, से
ABFE एंड CDHG। क्या कोई मुझे बताएगा रेजिस्टेंस कितना है? रो L3/L2L1। रो करंट घुसा है, कौन सा दिया है? ABEF ऊपर वाला और ये नीचे वाला, तो ये हो गया लेंथ ऑफ करंट। ये कितना है? L3 है। और एरिया इज द एरिया परपेंडिकुलर टू दिस डायरेक्शन, दैट इज L2 into L1। क्या बातें समझ में आ रहा है? ठीक, बढ़िया, आप लोग समझ गए हो डायमेंशनल फिनोमेना। ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, कैसे डिपेंड करता है देखेंगे, पर पहले इसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस। ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस R is or was caught into n equal parts. ठीक है, n equal parts. If all parts are bundled together, what will be resistance across two ends? दोनों एंड में क्या रेजिस्टेंस बनेगा? across two ends, इसकी टू एंड में क्या रेजिस्टेंस बनेगा? आप में से हर कोई क्वेश्चन को कर सकता है अगर ध्यान से सुनेगा तो। ये कोई एक वायर था भैया, ये टेढ़ा मेढ़ा वायर है, अच्छा वाला वायर लेते हैं। ये एक वायर है ऐसा वाला, दिस इज व्हाट इज ए वायर जिसका रेजिस्टेंस R है। अब इसको क्या किए हमने? इसको टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये वायर था रेजिस्टेंस R का, अब ये वायर को टुकड़े टुकड़े कर दिए। कितना टुकड़ा किए? n टुकड़ा किए। चलिए n टुकड़ा किए तो फिर मैं इसका एक ले लेता हूँ, उसको टुकड़ा कर देंगे तो छोटा हो जाएगा। एक टुकड़ा मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक टुकड़ा दिखने में इतना बड़ा था, एक टुकड़ा इतना बड़ा था। तो चल हाँ, ये एक टुकड़ा इतना बड़ा था, तो कितने टुकड़ा किए? n टुकड़े किए। क्या बता सकते हो? अगर पहले ये जो वायर था इसका लेंथ अगर L था, अब इसका लेंथ कितना होगा? L भाई ये कितने तो ऐसे टुकड़े मिलेंगे? n टुकड़े मिलेंगे। चलो n टुकड़े को जोड़ देते हैं। I add n नंबर ऑफ टुकड़ा, मिला के बंडल बना दिया गया। नाउ एक बंडल बन गया है। ऐसे ढेर सारे टुकड़े को जोड़ के ये बहुत सारे टुकड़े को जोड़ के एक बंडल बना दिया। ये बन गया एक बंडल, ये बन गया एक बंडल। अगर ये वाला जो वायर था इसका एरिया अगर A था तो R L में A में क्या रिलेशन था? इट वाज रो L बाई A। अब ये वायर को काट के छोटा करने से हम तो जानते हैं कि रेजिस्टिविटी होता है A R बाई L। अगर लेंथ को छोटा कर दिया गया रेजिस्टिविटी बढ़ेगा कि घटेगा? काट के छोटा कर दिए, बढ़ेगा कि घटेगा? जल्दी बताओ। बढ़ेगा। अरे भाई अभी थोड़ी देर बताया पहले, ये डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर, द नेचर ऑफ द मटेरियल। कॉपर के लिए एक रेजिस्टिविटी फिक्स्ड है, बड़ा कॉपर ले लो छोटा कॉपर ले लो। आर यू गेटिंग? तो बाय कटिंग द रेजिस्टिविटी इज नॉट गोइंग टू चेंज। कुछ भी करो कॉपर तो कॉपर ही रहेगा। सो काट पीट करो, कुछ करो, लंबा करो, मारो पीटो, डिस्क बना दो, कुछ भी कर दो उसको, द रेजिस्टिविटी इज नॉट गोइंग टू चेंज। क्योंकि वो किसके ऊपर डिपेंड करता था? नेचर ऑफ द मटेरियल। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन लेंथ और एरिया। लेंथ और एरिया को चेंज करेंगे, आर विल चेंज बट द रेशियो विल ऑलवेज रिमेन सेम। ध्यान रहे, जो लोग गलत बताए तुरंत लिखो। बाय कटिंग रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द मटेरियल। यू शुड नॉट कमिट द सेम मिस्टेक अगेन। बारी बारी से क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत सारे बोर्ड में,
if it is cut into n equal part, original resistivity was rho, what will be the resistivity of the smaller part? You will say it is same rho, it depends upon the nature of the material. क्या बातें समझ में आया? रेजिस्टिविटी में कोई बदलाव नहीं आएगा. नाउ थिंग इज ये L/N है. अगर पहला वाला वायर का एरिया A था भैया, तो ये वाला वायर का ये जो n ठो वायर है, हाउ मेनी वायर्स? n नंबर ऑफ वायर्स, हर एक का A है, A n टाइम्स. क्या ये एरिया NA नहीं हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, एरिया NA हो जाएगा. अब पूछा है नया रेजिस्टेंस क्या होगा दोनों इनमें? क्या होगा? वही होगा जो मंजूर है खुजा होगा. रो लेंथ कितना है? L/N. एरिया कितना है? NA. हो गया कि नहीं? Is it not coming out to be rho L by n square A? Yes. But what is rho L by A? It is R. So it is coming out to be R by n square. So the new resistance of the bundle will be R by n square. क्या मैं सबको समझा पाया? Yes. पहले अगर R था, अब हो जाएगा R by n square. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 गया, क्वेश्चन नंबर 2. A wire of length L was stretched. पहले इजी क्वेश्चन देता हूं, फिर धीरे धीरे हम लोग हाई लेवल में जाएंगे. Was stretched till its length becomes n times. खींच के लंबा कर दिया गया. If initial resistance was R, what will be new resistance? कोई वायर है, न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा पूछ रहा है. What will be new resistance? कोई एक वायर था, कितना मोटा कोई जानकारी नहीं, कितना लंबा वो भी नहीं मालूम, लेकिन रेजिस्टेंस इसका R था, लेंथ कुछ था, इसको खींच के लंबा कर दिया गया. कितना लंबा कर दिया? n टाइम्स. मतलब नाउ दी वायर इज नो मोर लाइक दिस. वायर को खींच के लंबा कर दिए. क्या आप गेस करके बताओगे? अगर ये वायर को दोनों तरफ से खींच के लंबा कर देंगे, वायर उतना ही मोटा रहेगा कि ज्यादा मोटा हो जाएगा कि पतला हो जाएगा? कोई मोटा वायर खींच के लंबा करोगे, उसका मोटाई बढ़ जाएगा कि वही रहेगा कि पतला हो जाएगा? पतला हो जाएगा. उतना तो सबको जानकारी है ना. तो ये वायर अब पतला हो जाएगा, एकदम पतला हो गया. देखो कितना पतला हो गया, जबकि मैं खींचा नहीं, अब खींचने वाला हूं. देखो खींच लिया, अब ये हो गया पतला वायर. कितना खींच लिए कि लेंथ बन गया n टाइम्स. ओरिजिनली लेंथ था L, अब बन गया NL. पूछा नया रेजिस्टेंस क्या होगा बताओ, ऐसे पूछा है. अच्छा, कोई वायर, मान लो ये 50 ग्राम का वायर था, खींच के लंबा करोगे तो उसका मास बढ़ेगा कि घटेगा? सेम रहेगा. मास इज नॉट गोइंग टू चेंज. और मान लो ये कॉपर का था, तो खींच के लंबा करने के बाद कॉपर ही रहेगा, मतलब मटेरियल भी वही रहेगा, मतलब डेंसिटी भी वही रहेगा. कॉपर का डेंसिटी फिक्स्ड है. तो व्हेन मास इज सेम, डेंसिटी इज सेम. डेंसिटी इज मास बाई वॉल्यूम. अगर मास भी कांस्टेंट है, डेंसिटी भी कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया. इसका मतलब इसका और इसका वॉल्यूम बराबर रहेगा. अगर हम कहेंगे कि ये जो नया वाला लंबा वायर बना है उसका एरिया है सपोज A डैश, जबकि पहले वाले का था A, अब इसका है A डैश. आप कहोगे बाय स्ट्रेचिंग वॉल्यूम डज नॉट चेंज. वॉल्यूम डज नॉट चेंज. वॉल्यूम डज नॉट चेंज. ये चीज समझ में आया. अच्छा, अगर वॉल्यूम नहीं बदलेगा तो पहले क्या वॉल्यूम था? A into L. अब तो है A डैश,
क्योंकि ए डैश कितना है मालूम नहीं है, कॉल इट ए डैश, गंदा दिख रहा है, बढ़िया से लिखते हैं ए डैश इंटू लेंथ कितना है एनएल, मतलब ए डैश का वैल्यू क्या हो गया, इट इज ए बाई एन, लेंथ डबल किए एरिया आधा हो जाएगा, सिंपल सा चीज है। नाउ व्हाट इज द न्यू रेजिस्टेंस? अच्छा, पहले ओल्ड रेजिस्टेंस क्या था, दिया हुआ है कि पहले उसका रेजिस्टेंस आर था, आर मतलब रो एल बाई ए। न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा, यू कॉल इट आर डैश, इट इज रो, लेंथ कितना हो गया एन एल, एरिया क्या हो गया ए बाई एन, एन गया ऊपर तो बन गया एन स्क्वायर रो एल बाई ए, पर रो एल बाई ए क्या है आर है, तो नया रेजिस्टेंस इज एन स्क्वायर आर। तो खींच के अगर एन टाइम्स कर दोगे उसका रेजिस्टेंस बन जाएगा एन स्क्वायर इंटू आर। सर प्रीवियस क्वेश्चन में ऐसे ही निकला था? नहीं, प्रीवियस क्वेश्चन में कुछ दूसरा था, इट वाज आर बाई एन स्क्वायर, when you cut and join it was r by n square, but now it is n square into r। क्या समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। हाँ, यस सर में दम नहीं। ठीक है, अब धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाते हैं। एक कॉपर ब्लॉक, excuse me, a copper block was converted into a thin wire of resistance R, sorry, just a minute, thin wire of radius R, the resistance across two ends of wire is R proportional to R to the power n। Find n, बताओ n क्या है? अगर रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r टू द पावर n, तो n का वैल्यू क्या है पूछा? वेल यू कैन डू इट। कोई कॉपर ब्लॉक था, खींच खाच के इसको हम बना दिए क्या, वी मेड इट ए वायर, इसको एक वायर बना दिया गया, ठीक है, पतला सा वायर बन गया। ये वायर का लेंथ कितना मालूम नहीं है, लेकिन ये मालूम है कि जो रेडियस था वो आर था। आप जानते हो कि इसका जो वॉल्यूम था इसका भी वही वॉल्यूम होगा, है कि नहीं? वॉल्यूम ऑफ द वायर, लेट V is volume of block, that is same as वॉल्यूम ऑफ द वायर। जिस ब्लॉक को आप वायर में कन्वर्ट किए हो, हाँ बेटा बोलो। -2। नो, देखो वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक, तो V यहाँ है, क्या है, V इज वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक, और दैट इज सेम एज वॉल्यूम ऑफ वायर। तो आप कहोगे कि ये जो हमारा L है और इसका रेडियस R है, तो पाई R स्क्वायर L क्या हो गया, V, जो कि कांस्टेंट है। अलग अलग R के लिए L अलग अलग होगा, लेकिन V तो कांस्टेंट है क्योंकि सेम ब्लॉक को किए। क्या बात समझ में आ रहा है? V इज ए कांस्टेंट, सेम ब्लॉक को हम कन्वर्ट कर रहे हैं। पतला वायर करेंगे तो ज्यादा लंबा होगा, मोटा वायर करेंगे तो कम लंबा होगा, लेंथ एंड रेडियस आर चेंजिंग। ओके फाइन, तो फिर हमारा L क्या हो गया, इट इज V बाय पाई R स्क्वायर, ठीक है। नाउ व्हाट इज द रेजिस्टेंस, इट इज रो L बाई A। रो तो रो है, उससे कोई मतलब नहीं हमको। L हो गया V बाई पाई R स्क्वायर, और एरिया इज 1 बाई पाई R स्क्वायर, क्योंकि 1 बाई एरिया था, इसको मैं 1 बाई पाई R स्क्वायर लिखा। सो इज इट नॉट कमिंग आउट टू बी, एरिया क्या था, पाई R स्क्वायर, फाइन।
इट इज रो v बाई पाई स्क्वायर इंटू 1 बाई r टू द पावर 4। अगर मैं कहता हूं कि r इज प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर -4 तो n का वैल्यू क्या हो गया? -4। So the value of n is -4। क्या बात समझ में आ रहा है? n का वैल्यू हो गया -4। जेई मेन का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बट इस किस्म की क्वेश्चन क्लास 10 में आप नहीं किए हो तो इस किस्म की क्वेश्चन आपका बोर्ड में आता है, मोस्टली सीबीएसई वालों का। आईएससी वालों का दूसरे किस्म का आता है। क्या ये चीजें समझ में आ रहा है? चलिए, ये था शायद हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, a cuboid has side lengths 2 meter into 3 meter into 5 meter, ऐसा करके दिया। कोई क्यूबॉइड है जिसका साइड लेंथ है 2 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर वाला। What is ratio of the maximum resistance across two opposite faces to the minimum resistance across opposite faces। बोले दो अपोजिट फेस में रेशियोस निकालेंगे, हर अपोजिट फेस में अलग अलग निकलेगा, उनमें से जो मैक्सिमम निकलेगा, जो मिनिमम निकलेगा, उनका रेशियो बता। बड़ा खतरनाक। मैक्सिमम रेजिस्टेंस और मिनिमम रेजिस्टेंस का रेशियो बताइए। मेरे ख्याल से आप लोग कर सकते हो, थोड़ा दिमाग पर लोड लगाओगे तो। मैक्सिमम रेजिस्टेंस और मिनिमम रेजिस्टेंस का रेशियो बताना है। तो 1:1। नो भाई, मैक्सिमम मिनिमम कैसे 1:1 होगा? मुझे समझ में नहीं आ रहा। आई एम सो सॉरी टू हियर इट। भैया, ये कोई एक क्यूबॉइड है जिसका डायमेंशन साइड लेंथ बराबर नहीं है, अलग अलग है, ऐसा है। ये इसका किसी दो अपोजिट फेस में अगर हम रेजिस्टेंस निकालेंगे तो किसी फेस में मैक्सिमम होगा तो किसी फेस में मिनिमम होगा, है कि नहीं? ये दोनों फेस में निकालेंगे तो इधर से और इधर से निकालेंगे तो ऑब्वियसली मैक्सिमम होगा। लेंथ ज्यादा है, एरिया कम है, इधर से निकालेंगे तो चीजें कुछ अलग होंगे। तो हर एक अपोजिट फेस में ये अलग अलग होने वाला है। पता ये करना है कि मैक्सिमम कितना होगा, मिनिमम कितना होगा। एक्सक्यूज मी सर। बोलो। 75:12। 75:12 इज नथिंग बट, थोड़ा रिड्यूस कर सकते थे ना, 25/4 बोल सकते थे क्या? हाँ हाँ। कितना आया समीक्षा? 5:2। 1:2। इसका भी गलत आ गया। 5:2। 5:2 भी गलत हो गया। चलिए सोचते हैं। अब देखो, ये जो दिया गया क्यूबॉइड आपको दिखाया गया, मैं इसका साइड लेंथ दे देता हूँ। मान लो कि ये दिया है 2 मीटर, सबसे छोटा ये दिख रहा है, ये 2 मीटर वाला, ये 3 मीटर वाला, ये 5 मीटर वाला। मैक्सिमम रेजिस्टेंस कब होगा भाई? रेजिस्टेंस तो है रो एल बाई ए। जब लेंथ मैक्सिमम होगा और एरिया मिनिमम होगा, क्योंकि एरिया जितना कम होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, लेंथ जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। अच्छा, मैक्सिमम लेंथ क्या हो सकता है? कौन दोनों साइड में? ये दोनों साइड में। कितना है ये? 5। एरिया उसको परपेंडिकुलर करके एरिया सबसे छोटा एरिया है, कितना है? 2 × 3 इज नॉट इट रो 5/6? यस। मिनिमम की बात करें तो बताएंगे कि इट इज रो लेंथ का मिनिमम वैल्यू बाय एरिया का मैक्सिमम वैल्यू।
एरिया जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा। सबसे छोटा लेंथ मतलब ये सामने वाला सरफेस और पीछे वाला सरफेस, क्योंकि लेंथ 2 है। सबसे छोटा लेंथ 2, सबसे बड़ा एरिया ये कितना 3 into 5, so is it not 2 row by 15? yes, एक हो गया 5 row by 6, दूसरा हो गया 2 row by 15। क्या बात समझ में आ रहा है? अब आपको पता ये करना है कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस अक्रॉस द टू एंड्स, आई मीन रेशियो ऑफ द मैक्सिमम टू मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम टू मिनिमम, मैक्सिमम हो गया 5 रो बाई 6, मिनिमम हो गया 2 रो बाई 15। क्या समीक्षा को समझ में आया? यस सर। देखो गड़बड़ कर दिए थे। तो जैसे जैसे हमें समझ में आया उसको लिख लेते हैं यहाँ पे। और so the ratio of maximum resistance to minimum resistance, rho R maximum to R minimum is equal to this by this करो तो it is coming 25/4। आप सिंप्लीफाई करो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया मैक्सिमम रेजिस्टेंस टू मिनिमम रेजिस्टेंस। ठीक है, बस एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ और एक तो from a slab of uniform thickness, कोई स्लैब है जिसका यूनिफॉर्म थिकनेस है। अच्छा, यूनिफॉर्म थिकनेस from a slab of uniform thickness, two square plates of side lengths L and 12 were cut out। तो आपके पास एक स्क्वायर प्लेट है छोटा सा जिसका साइड लेंथ L है, किसी स्लैब से काट के निकाले हो, उसका कुछ थिकनेस तो होगा, यूनिफॉर्म थिकनेस है, ऐसा है, ऐसा करके। और दूसरा वाला है ये हो गया एक, और दूसरा हो गया ये। चलो इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। दो ठो काट के निकाले, एक L साइड लेंथ वाला और दूसरा 2L साइड लेंथ वाला, दोनों सेम स्लैब से किट काट के निकाले। IIT JEE 2010 आप लोग कर पाओगे, अच्छा लगेगा। तो ये एक स्क्वायर है जिसका साइड लेंथ L है, थोड़ा और भी छोटा कर सकते हैं, यस। और साइड लेंथ L है, ये एक स्क्वायर प्लेट है। थिकनेस तो वही है दोनों केस में, दोनों केस में थिकनेस वही है, बट साइड लेंथ आर डिफरेंट। इस केस में भी थिकनेस वही है, सेम थिकनेस, यस। और साइड लेंथ कितना है? साइड लेंथ है 2L। पहला वाले का अक्रॉस A एंड B, A एंड B आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है A एंड B में। दूसरा वाले का C एंड D में पूछा है रेजिस्टेंस क्या होगा। If RAB is equal to R0, find RCD। क्या बात समझ में आया? IIT JEE 2010 बड़ा सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो कर लोगे। दो स्क्वायर प्लेट है, जब तक आप ट्राई करोगे तब तक स्क्वायर प्लेट को मैं थोड़ा डिजाइन करता हूँ। ये स्क्वायर प्लेट, और इसमें हुआ यूं है कि ये उसका साइड से,
Sir, 2R. नहीं नहीं Sir, नहीं, R naught by L cube. R0 बाय L cube. वो इसमें विश्वास तो नहीं हो रहा है। एल बल कुछ नहीं दिया है, का लेंथ एल ठीक है, दिया है तुमको, कोशिश करो तो आप कर लोगे। थोड़ा सोचो यार, मैं दुखी हो जाता हूँ जब तुम लोग गलत सलत बताते हो। अच्छे बच्चे हैं हमारे। Sir, R naught by 4L. नो 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 नो, दो स्क्वायर सेट है आपके सामने, देखो दोनों का थिकनेस बराबर है। लेट मी डू इट। चलो मानते हैं कि थिकनेस टी है, थिकनेस टी है। लेट 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 टी इज थिकनेस। तो क्या बताओगे कि आर ए बी क्या होगा? ये एंड से ये एंड जाने में रो एल बाई ए। एल क्या लेंगे? करंट को कितना दूर जाना है, कितना दूर जाना है, ये डिस्टेंस एल है कि नहीं। एरिया कितना मिलेगा? ये वाला एरिया। क्या बात समझ में आ रहा है? जो एरिया है वो क्या है? एरिया परपेंडिकुलर टू दी डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। करंट जैसे जा रहा है उसको परपेंडिकुलर करके सेक्शनल एरिया क्या है? ये एरिया कितना होगा भाई? थिकनेस अगर टी है, लेंथ एल है तो एल टी, तो एल एल कैंसिल हो गया, क्या मिला? रो बाई टी। डज इट डिपेंड अपॉन द लेंथ? ये एल है कि 2l है, फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। द रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द साइड लेंथ। मतलब ये एल हुआ 2l हुआ कुछ भी हुआ, ऊपर नीचे कैंसिल हो रहा है, मतलब इसमें जितना रेजिस्टेंस होगा इसमें भी वही होगा। अगर ये R0 है तो ये भी R0 ही होगा। क्या बात समझ में आया? तो इट इज सेम एज, तो क्या लिखेंगे? 10 10 10। R is R does not depend upon RAB, does not depend on length, does not depend on length। क्या बात समझ में आया? hence RAB is equal to RCD is equal to R0। ये तो लेंथ के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। आया समझ में? बढ़िया। तो आप देखिए कि इट्स ए डायमेंशनल फिनोमेना, डिपेंड्स अपॉन दी डायमेंशन। इसमें ढेर सारे वैरायटी के क्वेश्चंस हो सकते हैं, आपको प्रैक्टिस कर लेना है बुक से। एंट्रेंस के लिए भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, वो सब हम लोग क्लास में टेस्ट करते वक्त कर लेंगे मीट ग्रुप में। अभी आगे बढ़ते हैं। डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर, बट बिफोर दैट मैं आपको कुछ डाटा दूंगा, आपको याद रखना है। जैसे 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 आर हो गया रो एल बाई ए, इसको कहते हैं रेजिस्टेंस, सबको मालूम है। यूनिट होता है ओम। सिमिलरली G is there is a term called 1 by R, it is A by rho L, it is called conductance। यूनिट क्या होगा? ओम का उल्टा और ओम इनवर्स। रो इज रेजिस्टिविटी, क्या होता है इसका यूनिट? ओम मीटर। सिग्मा इज कॉल्ड 1 by रेजिस्टिविटी विच इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। जिसका यूनिट क्या होगा? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, और 1 by ओम मीटर। चीजों को याद रखना, समझ में? तो रेजिस्टिविटी नेचर ऑफ द मेटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, तो कंडक्टिविटी भी नेचर ऑफ द मेटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। जिसका कंडक्टिविटी हाई है दैट्स ए गुड कंडक्टर, कंडक्टिविटी लो है बैड कंडक्टर। जिसका रेजिस्टिविटी हाई है दैट्स ए गुड इंसुलेटर, रेजिस्टिविटी लो है इट्स ए बैड इंसुलेटर, आसानी से करंट फ्लो कर जाएगा उसमें से। समझ में? जिसका R ज्यादा है इट हैज गॉट ग्रेट रेजिस्टेंस, जिसका G ज्यादा है इट हैज गॉट ग्रेट कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस इज ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट, कंडक्टेंस इज फैसिलिटेशन ऑफ पैसेज ऑफ करंट, जो करंट को आसानी से पास करवाता है।
ठीक है ना। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई चीज जो है ऑफ लो कंडक्टिविटी बट हाई कंडक्टेंस, ऐसे हो सकता है? हाँ हो सकता है, क्योंकि कंडक्टेंस डिपेंड्स अपॉन डायमेंशंस। अब एरिया बहुत ज्यादा कर दो, बहुत ज्यादा कर दोगे तो करंट तो फ्लो कर ही जाएगा। समझ में आ रहा है? तो कंडक्टिविटी इज द नेचर ऑफ द मटेरियल। वेल, चीजों को याद रखना, हो सकता है कभी जरूरत में आ जाए। कहाँ आ जाएगा वो पता चलेगा जब आ जाएगा। नाउ वी शैल सी डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर। अभी तक जितना पढ़ाया उनमें से कोई क्वेश्चन अगर आएगा तो 1% है जितना पढ़ाया, 99% है इसमें से आएगा, क्योंकि ये क्लास 10 में नहीं था। तो ध्यान से सुन लेना। बाकी चीजें इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एंट्रेंस वगैरह आप लोग दोगे, हमारा इंटीग्रेटेड कोर्स है तो, है ना। तो डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर। अब सोचने वाली बात हुआ ये कि ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कैसे करता है। तो यहाँ पर कुछ टर्म्स हमें देखना पड़ेगा। पहले देखेंगे थर्मल एजिटेशन। क्या है ये थर्मल एजिटेशन? थर्मल एजिटेशन है क्या, समझते हैं। सपोज किसी एक मटेरियल को हम गर्म कर देते हैं, जब इसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे, इसके अंदर जो एटम है उसका जो इलेक्ट्रॉन है दैट विल अब्सॉर्ब द थर्मल फोटोन्स। रूम टेम्परेचर में थर्मल फोटोन होता है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। गर्म कर देंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला मिल जाएगा आपको थर्मल फोटोन। अब वो फोटोन का एनर्जी को अगर इलेक्ट्रॉन खाएगा तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ जाता है इट जंप्स टू हायर ऑर्बिट्स। बट हायर ऑर्बिट में रहने के लिए सिर्फ एनर्जी होना काफी नहीं है, इट शुड सेटिस्फाई दैट बोर्स रूल, द एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी होल नंबर मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। एनर्जी होना काफी नहीं है। जिसके पास भी पैसा होगा पढ़ने आ जाएगा क्या क्लास में? नहीं, उसको पढ़ने की आदत होना चाहिए, सुनने की आदत होना चाहिए, क्लास का डिसिप्लिन मानना चाहिए। नहीं तो सर हम फीस देंगे तो जबरदस्ती बैठेंगे, कोई बैठेगा? भगा देंगे लात मार के यहाँ से, है कि नहीं। तो एनर्जी काफी नहीं है उसको उस ऑर्बिट में बैठने के लिए, उसके पास एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए, जो कि था नहीं इसके पास। अच्छा, तो क्या होगा, वो यहाँ पे रुकेगा नहीं, फिर यहाँ से वापस आ जाएगा। और आप इसको कंटिन्यूसली गर्म कर रहे हो तो फिर से खाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। सोचो कि कोई गर्म तवे पे आपको बैठा दिया जाएगा, क्या होगा? कूदते रहोगे कि नहीं? यू आर एजिटेटेड। तो यही इलेक्ट्रॉन ऐसे ऊपर नीचे एक्साइटेड स्टेट ग्राउंड स्टेट के बीच में जंप करते रहेगा। दैट इज कॉल्ड थर्मल एजिटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया? सो व्हाट विल राइट, यू विल से कि when temperature of a material is increased, the electrons absorb thermal energy or thermal photon to be more appropriate and keep oscillating between ground state and excited state. This is called thermal agitation of electrons. एजिटेटेड हो गया। क्या बात समझ में आया? मैं ये वर्ड को क्यों सिग्निफिकेंस दिया, बोर्ड में आता है। व्हाट यू मीन बाय थर्मल एजिटेशन, तो ये ठीक है, यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस वर्ड थर्मल एजिटेशन। जब कोई मटेरियल को गर्म करते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन उसके एनर्जी खा के, हीट एनर्जी को खा के जंप करते रहते हैं इधर उधर, उसको कहते हैं थर्मल एजिटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर जंप कर रहे हैं। ठीक है, बाद में हम लोग पढ़ेंगे। वो ऐसा जंप करते हैं कि सारा इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी को अगर जोड़ दोगे तो जीरो हो जाएगा,
क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स दिया नहीं, सेंटर ऑफ मास कैन नॉट मूव। वो उसको लेके दूसरा कैलकुलेशन स्टार्ट होगा, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेशन। कोई इलेक्ट्रॉन अगर इधर को कूदा, कोई इधर को कूदेगा, ऐसे कूदेंगे कि सबका वेलोसिटी को जोड़ दो तो जीरो हो जाएगा। थर्मल वेलोसिटी का वेक्टर सम होता है जीरो। खैर मैं अभी उसमें नहीं जा रहा, इलेक्ट्रॉन्स कूदने लगेंगे। ओके, नाउ लेट अस सी हाउ इट इज गोइंग टू अफेक्ट। मान लो कि ये कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर में हम इलेक्ट्रॉन पास करवा रहे थे। किसी कंडक्टर में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन था वो न्यूक्लियस के साथ बहुत ही लाइटली बंधा हुआ था, तो रेजिस्टिविटी फैक्टर वाज ऑलमोस्ट नल, क्योंकि बाइंडिंग फोर्स वाज वेरी स्मॉल। तो भी इसके अंदर से जब कोई करंट इलेक्ट्रॉन जाता था उसको कुछ रेजिस्टेंस मिलता था। क्यों? इट वाज मोस्टली ड्यू टू द नंबर ऑफ कोलिजन्स मेट। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से भाग के जा रहा था, it was meeting some collisions on the way, and that was imparting some resistance to this flow of current. अब क्या हो रहा है? अब क्या हो रहा है कि सारा इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से उठ के इधर उधर उछल रहे हैं। मान लो मैं यहाँ से भाग के जाता हूँ एक जगह तक, किसी रूम में, खुला रूम है, कोई नहीं है, तो अकेले भाग जाऊंगा। मान लो 8-10 लोग खड़े हैं चुपचाप, मैं दौड़ के जाऊंगा, मेरे रास्ते में जो आएगा उनके साथ टकराऊंगा और आगे जाऊंगा। दैट मींस आई गेट सम रेजिस्टेंस बिकॉज आई एम मीटिंग सम कोलिजन्स। नाउ गो फॉर द थर्ड केस। वही 8-10 लोग उसी रूम में इधर उधर भाग रहे हैं और मैं दौड़ के गया। अब कुछ लोगों को मैं टकराऊंगा, कुछ लोग मुझे टकराएंगे। Some collisions are intentional because I am going it in my way, and some collisions are incidental. They are striking me. मैं टकराना नहीं चाहता हूँ, मेरे को टकरा जाएंगे। तो नंबर ऑफ कोलिजन्स विल इंक्रीज और डिक्रीज। अगर सारे लोग चुपचाप खड़े हैं, हम भाग के जाएंगे, ज्यादा कोलिजन होगा, कि सारे इधर उधर भाग रहे हैं, हम भाग के जाएंगे, ज्यादा कोलिजन होगा। कौन से केस में? फर्स्ट केस में कि सेकंड केस में? सेकंड केस में ज्यादा कोलिजन होगा। अब कोलिजन ज्यादा हुआ तो रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ। गेटिंग माय पॉइंट? So in case of conductors, by increasing temperatures, the electrons undergo thermal agitation, and because of the thermal agitation, the external electron passing through the material will get more number of collisions. So you see the resistance increases. कंडक्टर की केस में टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। क्यों? ये क्यों वाला क्वेश्चन तीनों बोर्ड में बार बार आता है, और उसमें आपको ये थर्मल एजिटेशन वाला फ्रेज को तो यूज करना ही करना है। छोड़ दोगे तो फिर तो क्या मार्क कट जाएगा। तो क्या लिखेंगे? इन केस ऑफ कंडक्टर्स, the number of collisions met by external electron मैं जानता हूं कि आप लोग 4 बजे से क्लास कर रहे हो, टायर्ड हो रहे होगे। मैं तो सब कुछ लिख रहा हूँ, वीडियो भी रेफर कर सकते हो। फ्री टाइम में एक बार वीडियो देख लेना, उसमें क्या है, दिल करे तो लाइक भी मार देना, है ना? हाँ, क्या? इन केस ऑफ कंडक्टर्स द नंबर ऑफ कोलिजन्स मेट बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस ड्यू टू thermal agitation of किसका? मेटेरियल इलेक्ट्रॉन। मेटेरियल का जो इलेक्ट्रॉन है वो थर्मल एजिटेशन कर रहे हैं ऑफ मेटेरियल इलेक्ट्रॉन्स। मेटेरियल इलेक्ट्रॉन्स therefore with increase in temperature, therefore with increase in temperature the resistance of conductors, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, भूलना मत। हर 2-3 साल में एक बार आपको मिल जाएगा ही मिल जाएगा। देयर इज नो सेकंड थॉट। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर्स इंक्रीज। कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है? बढ़ता है। क्यों बढ़ता है?
क्या होता है 1 मार्क वाला क्वेश्चन, क्यों बढ़ता है 2 मार्क वाला क्वेश्चन। यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाट इज थर्मल एजिटेशन एंड हाउ इट इंक्रीजेस। ओके, इन केस ऑफ इंसुलेटर्स। इंसुलेटर के केस में क्या होता है? अब इंसुलेटर के केस में क्या है भाई, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो टाइटली बंधा हुआ है न्यूक्लियस के साथ। बाहर का इलेक्ट्रॉन जब जाके इसको टकराता था तो उसको अपनी जगह से हिला नहीं पाता था, वो भगा नहीं पाता था। ये जो इलेक्ट्रॉन इधर से जाता था ऐसे इसको टकराने के बाद तो भगा नहीं पाता था, बिकॉज द बाइंडिंग फोर्स वाज वेरी स्ट्रांग। यू से इट इज ऑफरिंग ए हाई रेजिस्टिविटी वाज हाई। अब क्या हुआ, जैसे आपने इसको गर्म किया, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके हायर ऑर्बिट में चला गया, और जैसे हायर ऑर्बिट में गया डिस्टेंस ज्यादा हो गया तो फोर्स कम हो गया। अब यहां पर होते हुए इसको नॉकआउट करना नामुमकिन था, लेकिन अब यहां पर होते हुए हो सकता है कि कोई इलेक्ट्रॉन धक्का देगा और वो मूव कर जाएगा, क्योंकि फोर्स कम हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब पहले तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जा पा रहा था, अब कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से जाने लगेंगे, क्योंकि जब दूर में था धक्का देके निकाल देते थे। पहले कोई करंट नहीं जा रहा था, अब धीरे धीरे कुछ करंट जाने लगा है। अब क्या कहोगे, इफेक्टिवली रेजिस्टेंस इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। पहले करंट नहीं जा रहा था, अब कुछ कुछ करंट जाने लगा है। रेजिस्टेंस इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड, क्या कहोगे? बड़े चालाक लोग हैं, कुछ लोग क्रीज बोल के रुक जाते हैं। अबे इंक्रीज और डिक्रीज, हाँ ये कुछ चालाक लोग होते हैं। क्रीज बोल दो, सर को जो लगाना है वो सुन लेंगे। तो रेजिस्टेंस इज विल डिक्रीज, ये याद रखना है। लेकिन ये नहीं पूछा जाता है कि व्हाट हैपेंस, व्हाई डिक्रीजेस। आपको समझा दिया हूं मैं। आपको लिखना क्या है, इन केस ऑफ इंसुलेटर्स with increase in resistance, with increase in temperature, with increase in temperature, resistance decreases. With increase in temperature, resistance decreases. ये याद रखना बहुत जरूरी है। ग्राफिकल क्वेश्चंस आते हैं। ये दो ठो 1 मार्क वाला क्वेश्चन हुआ कि कंडक्टर की केस में टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, इंसुलेटर की केस में रेजिस्टेंस घटता है। समझ में आया? ठीक सर। हाँ बोल सर, तो मोबाइल फोन हीट होता है तो ज्यादा अच्छे से चलना चाहिए। मोबाइल फोन हीट होता है, क्या हीट होता है मोबाइल फोन में मेरे भाई? हैव यू एवर ट्राइड टू नो? बैटरी हीट होता है। बैटरी हीट होता है। बैटरी के अंदर कंडक्टर है कि इंसुलेटर है? पता नहीं। हाँ तो पता नहीं तो पता करो। उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट की केस में जब टेम्परेचर बढ़ता है रेजिस्टेंस घटता है। तो रेजिस्टेंस घटने से क्या हो गया, तुमको करंट भी तो फ्लो करना है, पोटेंशियल डिफरेंस दोगे तब। ठीक है, जब अगर कोई बैटरी तुम्हारा मान लो चल नहीं रहा है, आप उसको लो थोड़ा सा धूप में रख दो, फिर लाके देखो, मान लो कि आपका कैलकुलेटर का बैटरी चल नहीं रहा, खत्म हो गया, उसको लेके थोड़ी देर धूप में रखो, फिर ले आओ। अब उसके बारे में पढ़ेंगे ना, बैटरी पूरा एक चैप्टर आएगा, क्या होता है उसके अंदर, कैसे होता है ना, पूरा उसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, चिंता की कोई बात नहीं। तो मटेरियल तो बहुत सारे हैं, क्या दुनिया में सिर्फ 2 ही किस्म के मटेरियल है, कंडक्टर इंसुलेटर है। सेमीकंडक्टर भी तो है, डायोड ट्रांजिस्टर वगैरह बनता है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। वी हैव ए टोटल चैप्टर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। बैटरी के बारे में पढ़ेंगे, पूरा बैटरी के बारे में आएगा, बैटरी के ऊपर 1-2 क्लासेस लगेंगे, उसका स्ट्रक्चर के बारे में सब कुछ बताएंगे। केमिस्ट्री में भी आप लोग पढ़ रहे होंगे डिफरेंट किस्म की सेल के बारे में, बट फिजिक्स में उसका अप्रोच कुछ अलग किस्म का रहेगा। ठीक है, अब समझ में आना चाहिए कि बैटरी गर्म क्यों हो रहा है। पहले गर्म क्यों हो रहा है तो समझ में आएगा, तो फिर समझ में आएगा कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि घटेगा। रेजिस्टेंस बढ़ गया बोल के गर्म हो रहा है। ठीक है, गर्म क्यों हो रहा है बैटरी? नहीं सर, वो 4 बजे से क्लास कर रहा था इसलिए गर्म हो गया। वो बैटरी है भाई, गर्म नहीं होता है। अच्छा, नंबर 4, तो टेम्परेचर बदलने से रेजिस्टेंस बदलता है। कितना बदलता है? बदलता तो है, लेकिन कितना बदलता है? ठीक है, अब हम देखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन रेजिस्टेंस। चेंज इन रेजिस्टेंस।
रेजिस्टेंस। ध्यान रहे कि if R1 is resistance at temperature T1, R2 is resistance at temperature T2, तो डेल्टा टी क्या हो गया? डेल्टा टी हो गया राइज इन टेम्परेचर, डेल्टा टी हो गया T2 माइनस T1। तो रेजिस्टेंस कितना बदल गया? पहले था R2 अब हो गया, पहले था R1 अब हो गया R2। ये R2 R माइनस R1, दिस इज व्हाट इज द इंक्रीज इन रेजिस्टेंस और चेंज इन रेजिस्टेंस। दिस चेंज इन रेजिस्टेंस इज proportional to original resistance, also proportional to the temperature difference, and depends on nature of material। कौन सा मटेरियल है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि टेम्परेचर बदलेगा तो रेजिस्टेंस बदलेगा। तो कितना डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना बदल जाएगा। जो चेंज इन रेजिस्टेंस है इट इज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल रेजिस्टेंस एंड आल्सो प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना बदला, पहले रेजिस्टेंस कितना था। जैसे मैं आपको बताऊं छोटा सा चीज, मान लो कि किसी देश का पॉपुलेशन ये फलाना कंट्री का कितना बढ़ जाएगा, ये साल 10,000 बढ़ेगा कि 15,000 बढ़ेगा, वो डिपेंड करता है कितने लोग पहले थे और कितनी साल की बात कर रहे हो। 3 साल के बाद पहले 10,000 लोग थे, 3 साल के बाद कितना होगा, तो कितना बढ़ेगा, वो डिपेंड करता है कितनी साल के बाद और पहले कितने लोग थे, दोनों के ऊपर। मान लो किसी देश में एक आदमी था, 10 साल के बाद कितने होंगे, एक भी मर गया होगा, 1 से 2 तो हो ही नहीं सकते। थोड़ा बहुत जानकारी आपको भी है। तो पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंट पॉपुलेशन, increasing population depends upon present population and the time interval frame. Similarly here, the change in resistance depends upon original resistance and increase in temperature. लेकिन ये हर मटेरियल के लिए अलग नहीं है, हर मटेरियल के लिए मतलब हर मटेरियल के लिए बराबर नहीं है, हर मटेरियल के लिए अलग अलग है। अगर ये सारा चीजों को हम क्लब करेंगे तो मिलेगा R2 माइनस R1 इज इक्वल टू R1 के ऊपर तो डिपेंड करता ही है, डेल्टा टी के ऊपर डिपेंड करता ही है, और एक कांस्टेंट है अल्फा। अल्फा क्या है? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। समझ में आना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं बताइए आर्टिकल, क्या आप अल्फा किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। कॉपर के लिए अलग है तो एल्युमिनियम के लिए अलग है, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग है। कॉपर का टेम्परेचर कोएफिशिएंट एक होता है तो एल्युमिनियम का कुछ दूसरा होता है, आयरन का कुछ तीसरा होता है। यूनिट क्या है? अब अल्फा को क्या कहोगे? R2 माइनस R1 बाय R1 डेल्टा टी। अब ये ओम माइनस ओम, ओम हुआ, ओम बाई ओम, हरिओम हुआ, रह गया क्या? डेल्टा टी, मतलब 1 बाई डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। आया समझ में? यूनिट क्या बन गया? डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। ओम माइनस ओम बाई ओम कट गया, सब कुछ रह गया क्या? डेल्टा टी। 1 बाई डेल्टा टी इज डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। सो अल्फा का यूनिट हो गया ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस? यू से डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। अच्छा ठीक, ये भी समझ में आया। और थोड़ा ध्यान से देखें तो सपोज हम कंडक्टर की बात करेंगे, इनके सब कंडक्टर्स जब टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब डेल्टा टी जो कि T2 माइनस T1 है, डेल्टा टी भी बढ़ेगा मतलब पॉजिटिव है। रेजिस्टेंस तो हरदम पॉजिटिव होता ही है, रेजिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, और टेम्परेचर बढ़ा है तो डेल्टा टी भी पॉजिटिव। और आप जानते हो कि टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, मतलब R2 इज मोर देन R1, सो दिस साइड इट इज आल्सो पॉजिटिव। ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। किस केस में? इनके सब कंडक्टर्स। तो अल्फा क्या हो गया? पॉजिटिव। सो आपको हो गया अल्फा इज पॉजिटिव फॉर कंडक्टर्स। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू, ठीक है।
फॉर इंसुलेटर्स टेम्परेचर अगर बढ़ेगा डेल्टा टी पॉजिटिव है, रेजिस्टेंस तो पॉजिटिव होता ही होता है, रेजिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस घट जाता है, सो R2 इज लेस देन R1, दिस क्वांटिटी इज नेगेटिव, दैट मींस अल्फा इज नेगेटिव फॉर इंसुलेटर्स। कंडक्टर के लिए पॉजिटिव है, इंसुलेटर के लिए नेगेटिव है, ठीक है, स्कूल वाला चीज है। ये हम लोग देख लिए पॉइंट नंबर 4। नाउ आई वांट टू से समथिंग स्मॉल अबाउट स्मॉल टेम्परेचर चेंज, फॉर स्मॉल टेम्परेचर चेंज। अच्छा, फॉर ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस R, फॉर ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस R, मान लो कोई एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है, with a small change in temperature, delta T or dt, small change in temperature dt, let the corresponding change in resistance is dr। मान लो कोई एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है और उसका टेम्परेचर में थोड़ा सा बदलाव किया गया, छोटा सा टेम्परेचर चेंज dt, और उसका रेजिस्टेंस बदल गया, क्योंकि टेम्परेचर बदलने से रेजिस्टेंस बदलता है, कितना बदल गया dr, देन जो चेंज इन रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, dr क्या है, R2 माइनस R1, क्या होता है अल्फा R1 डेल्टा टी, मतलब इट इज अल्फा R dt। ये बड़ी काम की चीज है। फॉर स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर dr इज इक्वल टू अल्फा R dt। बढ़िया, ये हुआ एक, मतलब चेंज इन टेम्परेचर डिपेंड, चेंज इन रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टेंस। अच्छा, यहां से दो चीजें सामने आते हैं। व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज 1/r dr/dt। जेई मेन में डायरेक्ट क्वेश्चन आया, दिया गया था रेजिस्टेंस इज ए फंक्शन ऑफ टाइम और पूछा गया कि बताओ व्हाट इज अल्फा फॉर द मटेरियल, है ना। साथ ही साथ एग्जांपल दे देंगे तो आपको अच्छा लगेगा, या कि रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल चेंजेस विद टेम्परेचर बाय द रिलेशन सपोज AT² प्लस BT, फाइंड अल्फा, ऐसे पूछा था। कोई एक मटेरियल का टेम्परेचर रेजिस्टेंस बदल रहा है टेम्परेचर के साथ, क्वेश्चन दिया था इफ द रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल इज चेंजिंग विद टेम्परेचर, तो फाइंड अल्फा फॉर दैट मटेरियल। फॉर्मूला क्या लगाना है, 1/r dr/dt, तो आपको हो गया अल्फा इज 1/r dr/dt, और 1/r तो 1/r है, नीचे रह जाएगा, क्या है ये AT² प्लस BT, और dr/dt इट इज 2AT प्लस B। ये था आंसर, समझ में आया, दिस वाज द आंसर। अल्फा इज ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर, ऐसे करके दिया था कुछ। सो एक चीज क्या देखे हम लोग कि अल्फा कैन बी डिफाइंड लाइक दिस। अच्छा, दूसरा चीज ये है इसमें, व्हाट इज स्लोप ऑफ R वर्सेस T डायग्राम। अगर किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस को टेम्परेचर के साथ बदलते हैं तो dr/dt क्या होता है, स्लोप, dy/dx होता है स्लोप, सिमिलरली dr/dt होता है स्लोप। स्लोप ऑफ R वर्सेस T डायग्राम कितना है, इट इज dr/dt हो गया R इंटू अल्फा। समझ में आ रहा है, ठीक है।
कैसा क्वेश्चन आएगा बिट नंबर 2 के ऊपर? प्लॉट वेरिएशन ऑफ resistance of a copper wire with temperature। तो यहाँ पे दिया है कि कोई कॉपर वायर है, या फिर डायग्राम 3 तो दिया होगा, पहचानो कौन सा सही है। हमें प्लॉट करना है। मान लो कि शुरू में कुछ रेजिस्टेंस था, मैं R वर्सेस T डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। हैव पेशेंस, दिस इज द लास्ट डिस्कशन टुडेस क्लास। न्यूमेरिकल्स वी शैल सी नेक्स्ट क्लास। आंख खुल जाए सबका, थोड़ा ध्यान से देख लो, सारे चीज बुक में नहीं मिलते हैं, ठीक है। हाँ, अब ये कोई कॉपर वायर है, रेजिस्टेंस पहले ये था, अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। कैसा होगा? ये भी तो बढ़ रहा है, ये भी तो बढ़ रहा है, ये भी तो बढ़ रहा है, सही कौन सा होगा? यू नो, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस तो बढ़ेगा, लेकिन साथ साथ हम क्या देखें? dr by dt स्लोप r के ऊपर डिपेंड कर रहा है। रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो स्लोप भी बढ़ रहा है। मतलब इसमें विथ इंक्रीज इन r, क्लू हुआ क्या? विथ increase in temperature, R and dr by dt both increase, रेजिस्टेंस तो बढ़ता है, सबको मालूम है, स्लोप भी बढ़ेगा। खाली रेजिस्टेंस बढ़ता तो शायद ग्राफ कुछ दूसरा होता। देखो तो इसमें से कौन सा डायग्राम में, ए में, बी में, सी में स्लोप बढ़ रहा है? बी। किस पे स्लोप बढ़ रहा है? स्ट्रेट लाइन में तो स्लोप कांस्टेंट है। स्लोप होता है tan थीटा। यहाँ पर देखो एंगल छोटा है, धीरे धीरे एंगल बड़ा होने लगा, स्लोप बढ़ने लगा। तो सही डायग्राम क्या हुआ? ये वाला है कि नहीं? तो आप कहोगे the slope is increasing and resistance is increasing, means the proper diagram is something like this। पर मैं तो सी बोले क्या? मेरे को कुछ दूसरा सुनाई दिया, मेरे को डी सुनाई दिया। अच्छा, सी बोले तो सही बोले, बढ़िया है। क्यों नहीं बोलोगे? हम जब पढ़ा रहे हैं तो कोई गधा भी बोलता है, तुम वो बोलने में क्या क्रेडिट है? डोंट टेक क्रेडिट ऑन टू यू। मैं पढ़ाया तो डेस्क बेंच बोलते हैं। बोलो कौन सा होगा आंसर? सर सी हो। हाँ देखा, अभी भी तो मैं बोला। जिसको भी पूछेंगे सी बता देगा। क्या ये बात समझ में आया? यस सर। तो आज की सभा को हम लोग यहाँ पे खत्म कर दें, क्योंकि आप लोग टायर्ड दिख रहे हो। थोड़ा आराम करो। अगले क्लास वी शैल सी न्यूमेरिकल्स एंड अंडर नो कंडीशन मिस द नेक्स्ट क्लास वी शैल सी पोटेंशियल, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल 15-20 मिनट लगेगा, पोटेंशियल देखेंगे। और उसके साथ साथ हम लोग ओम्स लॉ भी पढ़ेंगे। विल हैव द बेसिक एप्लीकेशन ओम्स लॉ, फंडामेंटल पढ़ेंगे और उसको लेके आगे भी बढ़ेंगे। किधर देख रहा है लड़का? कितना खुश हो गया, देखो छुट्टी होगा बोल। क्या बात समझ में आया? आज की क्लास में आपका गेस्ट अपीयरेंस में है खुशी मिश्रा। खुशी समझ में आया? कितना समझ में आया? अगर मैं 100 समझाया तो तुमको कितना समझ में आया? 50, 60, 70, 80? सर वही समझ में नहीं आ रहा है कि कितना समझ में आया। क्या ये बात है? कितना समझ में आया आउट ऑफ 100? लगभग सब समझ में गया। मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या समझ में नहीं आया। Okay, this video will be uploaded. You see, in next class we shall see numericals related to this, and we shall enjoy many things related to variation of resistance with temperature. और डोंट मिस, जैसे मैं रिपीट किया कि वी शैल सी पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस ओम्स लॉ, जिसमें काफी बच्चों का गड़बड़ी वहीं पे होता है। वो प्लस माइनस साइन को जान नहीं पाते, पकड़ नहीं पाते, तो पूरा चैप्टर गड़बड़ा जाता है। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। सर।